स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या ले भाई, हम अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। लेक्चर नंबर 20 में हम क्या पढ़ के आए थे? लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ के आए थे सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, जिसे अपन स्लोट बोला करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा देखा था, ठीक है। उसके बाद अपन ने 3 केस पढ़े थे सर, ठीक है। एक तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में और एक अस्वतः प्रक्रम में जो एंट्रोपी होती थी, जो डेल्टा एस से आप इंडिकेट करते थे, वो कैसे कैसे व्यवहार प्रदर्शित करती थी, ठीक सर। हमने सबसे पहले पढ़ा उत्क्रमणीय ढंग में जो डेल्टा एस होता था उसका टेम्परेचर हमेशा 0 होता था, या फिर आप बोला करते थे जो डेल्टा एस पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का क्या होगा? 0 होगा। अगर टेम्परेचर 0 है तो एंट्रोपी बिल्कुल ही शून्य होगी। तो यूनिवर्स में कौन कौन आ जाता है? डेल्टा एस, पहले तो सिस्टम मतलब तंत्र आता है, प्लस परिवेश डेल्टा एस सराउंडिंग मतलब परिवेश, दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसी तरीके से अपन ने देखा था केस सेकंड अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या देखा था अपन ने? जो डेल्टा एस, डायरेक्ट लिख देता हूँ यूनिवर्स, ठीक है सर, जो पूरा यूनिवर्स होगा उसकी वैल्यू किससे? 0 से ज़्यादा होगी डेल्टा एस कि कौन से प्रक्रम में? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में। और प्रक्रम कौन सा होगा? स्वतः प्रक्रम होगा, उसमें क्या होगी? डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अस्वतः प्रक्रम आ गया तो डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी पूरे यूनिवर्स की, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी सर? 0 से छोटी होगी। मतलब 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। किसमें? अस्वतः प्रक्रम में नेगेटिव देखने के लिए मिलेगी, जबकि स्वतः प्रक्रम में आपको पॉजिटिव डेल्टा एस की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक। हमने 3 केस पढ़ लिए। पहला केस उत्क्रमणीय प्रक्रम में तो 0 के बराबर होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी होगी, और अस्वतः प्रक्रम में क्या होगा सर? 0 से छोटी होगी, माना नेगेटिव होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखा था भाई, जल से बर्फ जब भी बनता है तो 3 टेम्परेचर आपको दे रखे थे, डेल्टा एस पूर्ण का मान आपको निम्न दे रखे थे, ठीक है। क्वेश्चन निकाल लेना भाई। फिर अपन ने निम्न प्रश्नों के उत्तर देते। पहला प्रश्न क्या था? किस ताप पर प्रक्रम स्वतः होगा? और जहाँ भी स्वतः प्रक्रम की बात आ जाती है तो स्वतः प्रक्रम कहाँ पर देखा थे भाई अपन ने? स्वतः प्रक्रम अपन ने देखे थे ये, जहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन थी भाई, तो जो 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव में जो होगा वही स्वतः प्रक्रम आंसर होगा। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दे रखी थी। प्रक्रम अस्वतः होगा, अस्वतः मतलब 0 से छोटा होगा, जहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी अपन लिख देंगे। और प्रक्रम साम्य अवस्था होगा, साम्य अवस्था मतलब ना प्लस ना नेगेटिव, क्या होगा सर? 0 के बराबर होगा। तो जो वैल्यू अपन को क्वेश्चन में 0 दिखी थी अपन ने लिख दी थी। आई होप कि अपना रिवीजन पुराना वाले लेक्चर का हो गया सर, ठीक है। तो अब अपन अपने लेक्चर नंबर 21 की तरफ प्रवेश करते हैं भाई। देखिए भाई, लेक्चर नंबर 21 सबसे पहले क्वेश्चन आएगा भाई, एक लिखिए क्वेश्चन। स्वतः प्रक्रमों को परिभाषित करते हुए उचित उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। कर देंगे भाई स्पष्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है सर हमें। देखो भाई, आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन है स्वतः प्रक्रम। स्वतः का मतलब खुद स्वयं होने वाली घटनाएं। अपन बोलते हैं ना स्वतः, कुछ मतलब कुछ काम आप स्वतः कर सकते हो क्या? मतलब खुद से आप अपने आप कर सकते हो क्या? स्वतः मतलब होता है अपने आप हो जाए प्रक्रम, अपने आप घटित होने वाली घटनाएं। तो आंसर लिखेंगे प्रकृति या निकाय में होने वाले
निकाय में होने वाले सभी परिवर्तन जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से या अपने आप या भगवान भरोसे संपन्न होते हों स्वतः प्रकर्म कहलाते हैं। ठीक सर, हमने लिख दी भाई डेफिनेशन, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। देखो क्या है डेफिनेशन में, क्या लिखा, स्वतः प्रकर्म। स्वतः का शब्द यूज होते ही आपको पता लग जाना चाहिए, मतलब स्वयं अपने आप घटित होने वाली घटनाएं। ठीक है, आप किसी बाह्य स्रोत के माध्यम से उन घटनाओं को घटित नहीं कर सकते। केवल आपको क्या लिखना है, स्वतः प्रकर्म आते ही पता लग जाना चाहिए। प्रकृति मतलब अपनी पूरी प्रकृति या किसी भी तंत्र या निकाय में होने वाले सभी परिवर्तन जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से, मतलब आप उनको अपने किसी बाह्य स्रोत की सहायता से संपन्न नहीं करा रहे हैं, वो अपने आप ही घटनाएं घट रही है सर। ठीक है, प्रकृति या निकाय में होने वाले सभी परिवर्तन जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से या अपने आप ही स्वयं या भगवान भरोसे संपन्न होते हों। ठीक है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, उसको आप किसी भी चीज के द्वारा संपन्न नहीं करा रहे हो, वह परिवर्तन भगवान भरोसे ही संपन्न हो रहे हैं, तो वह स्वतः प्रकर्म कहलाते हैं। ठीक सर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप, उचित उदाहरण क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे प्रकर्मों के जो भगवान भरोसे संपन्न होते हैं भाई। बिल्कुल एग्जाम्पल देखिए सर। पहला एग्जाम्पल, कमरे के ताप पर मोमबत्ती का जलना। कमरे के ताप पर मोमबत्ती का जलना, बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं है ना भाई कमरे में आपने कोई सा बाह्य स्रोत लगाया हुआ है या कोई सा जादू किया गया है जो मोमबत्ती जलती है। भाई रूम टेम्परेचर होता है, उस पर आपको कुछ और अति आवश्यक जरूरी चीज काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप मोमबत्ती लाओगे, जला दोगे, मोमबत्ती अपने आप जल जाएगी। ठीक है सर। सेकंड एग्जाम्पल, कमरे के ताप पर बर्फ का पिघलना। कमरे के ताप पर बर्फ का पिघलना, बिल्कुल ये भी भगवान भरोसे संपन्न है। बर्फ को निकाल के आप रख दिया आपने कमरे के रूम टेम्परेचर पर, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो जो बर्फ है वो एक पानी में परिवर्तित हो जाती है। भाई घर में आग वाग तो नहीं जलाई थी ना, कमरे में रख दिया हो निकाल के, फिर आपने रूम में थोड़ी सी हीट बढ़ा दी हो तो पिघल, बेटा बिना हीट के पिघल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए सर, ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। कोई दिक्कत है क्या सर? ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं उसमें सर, कैसे बताओगे आप तीसरे
पॉइंट का मीनिंग कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा बिना किसी बाह्य स्रोत के उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो हमारा बच्चा लोग ये भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे 10th क्लास में आ जाता है। एक हमने भाई लोहे की रोड ली, क्या ली हमने, एक मेटल की रोड अपन ने यहाँ पर ले ली, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इस मेटल की एक रोड के इस सिरे पर एक बर्नर लगा दिया। क्या लगा दिया सर? बर्नर लगा दिया, और बड़ी भयंकर तरीके से अपन ने इसमें आग जला दी भाई। एक मेटल की रोड ली और एक सिरे पर अपन ने बर्नर लगा दिया। तो अब आप मुझे बताओ कि जहां पर आपने आग लगाई है उस सिरे पर, उस सिरे के आसपास जो गर्म होगी, जो रोड गर्म होगी, वो ज्यादा होगी या कम होगी? सर कॉमन सी बात है, जिस कोने पर अपन आग लगा रहे हैं, जिस कोने को अपन गर्म कर रहे हैं, वो जल्दी वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जहां पर कुछ भी बर्नर या कुछ भी आग नहीं है, वहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये टेम्परेचर धीरे 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 दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। आ गई बच्चा पार्टी बात समझ में? ठीक है भाई। चौथे नंबर का एग्जाम्पल, साधारण लवणों का, जो लवण होते हैं ना, जैसे नमक ले लो आप, का जल में घुलना, जल में घुलना, ठीक सर। जो साधारण लवण होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, क्या ले सकते हो, नमक ले सकते हो। नमक भी एक प्रकार का लवण होता है। तो जल में डालते हो तो आप जानते हो नमक जैसे ही जल में जाता है तो NaCl होता है, तो दो भागों में विभक्त हो जाता है, Na+ और Cl- पे, तो जल में घुलना। पांचवें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, नदी का बहना, नदी का बहना, या फिर कोमा झरने का गिरना, झरने का गिरना। ये अपने हो गए भाई, ये ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं हमने जो भगवान भरोसे संपन्न होते हैं। इसमें अपने कोई हाथ नहीं होता भाई। ऐसा तो नहीं है ना भाई, नदी को आप बहा रहे हो, कोई आपने जादू टोना कर रखा है, ठीक है सर, जिससे नदी बह रही है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या फिर झरने पे नीचे कोई खड़ा हो, कोई पावर लगा रहा हो, आजा भाई आजा, ऐसे नहीं होता भाई। झरने का गिरना भगवान भरोसे संपन्न होता है, ठीक है भाई। ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नई हेडिंग आएगी, डाल लीजिए भाई, एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक सर, एंट्रोपी होती है अपनी नई हेडिंग, क्या है सर, एंट्रोपी। लिखिए सबसे पहले इसके बारे में। यह एक ऊष्मागतिकीय राशि है। यह एक ऊष्मागतिकीय राशि है जिसके द्वारा किसी तंत्र की अव्यवस्था, जिसके द्वारा किसी तंत्र की अव्यवस्था या यादृच्छिकता के स्तर का मापन किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में बोलें तो जो एंट्रोपी होती है वो समानुपाती होती है किसके, अव्यवस्था। सब समझाया जाएगा भाई, अव्यवस्था। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अतः अव्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी
एंट्रोपी भी उतनी ही अधिक होगी। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी यहाँ तक नहीं है सर? एक बार आप पूरा क्वेश्चन समझेंगे अपन। एंट्रोपी हेडिंग डाली। एंट्रोपी होती क्या है? यह एक ऊष्मागतिकीय राशि है। ऊष्मागतिकी जो अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं उसमें एक राशि होती है, जिसके द्वारा, ये कौन सी राशि है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसके द्वारा किसी तंत्र की, अंडरलाइन करना, अव्यवस्था, जो सबसे मेन टर्म जो यहाँ पर यूज हुई है, 3 स्टार लगाता हूँ, अव्यवस्था, क्योंकि अव्यवस्था ही एंट्रोपी होती एक तरीके से। ठीक है सर? जिसके द्वारा किसी तंत्र की अव्यवस्था या यादृच्छिकता के स्तर का मापन किया जाता है। ये बड़ा अच्छा शब्द होता है, जो बड़ा भयंकर भी लगता है और याद भी आधों को रहता है, आधों को नहीं रहता है। ये याद नहीं रहे तो सिंपल ध्यान रखना, जिसके द्वारा, किसके, एंट्रोपी के द्वारा तंत्र की अव्यवस्था का स्तर के मापन किया जाता है। ठीक है सर? अव्यवस्था के स्तर का मापन किया जाता है कि किस तंत्र में कितनी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। अर्थात इस पूरे पैराग्राफ को अगली लैंग्वेज में बोलें तो इसका मीनिंग होता है एंट्रोपी समानुपाती अव्यवस्था। इसका मतलब है एंट्रोपी और अव्यवस्था, इसका मतलब है अव्यवस्था, किसी भी तंत्र में, किसी भी निकाय में, जिस चीज के अंदर अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी, अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी, उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। सिंपल सी बात है। अतः अव्यवस्था जितनी ज्यादा हुई, एंट्रोपी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अव्यवस्था कम तो एंट्रोपी भी कम। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस पूरी रामायण का निचोड़ एक निकला अपने पास, जितनी ज्यादा अव्यवस्था उतनी ज्यादा एंट्रोपी, जितनी कम अव्यवस्था उतनी कम एंट्रोपी। बात खत्म। भाई बात तो खत्म नहीं कर सकते अपन, ये लाइन खत्म कर सकते हैं, नई लाइन की ओर चलेंगे। ठीक सर? देखिए भाई, इसके नीचे स्टार पॉइंट डाल के लिखना, एंट्रोपी का गणितीय स्वरूप। एंट्रोपी का गणितीय स्वरूप कि इसको फॉर्मूले के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है। अपन नई हेडिंग पढ़ के आए थे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ए टू जेड डिक्टो वाक का वही उतार देंगे अपन। क्या पढ़ा था अपन ने? ds बराबर dq अपॉन कैपिटल T, और यहाँ लिखेंगे अपन ReV का मतलब रिवर्स, ReV रिवर्स। ठीक है सर? किससे पढ़ाता है? स्लोट, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है सर? अपन ने उसका यहाँ पर उठा लिया। ये अपन ने कहाँ पढ़ा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ds बराबर dq अपॉन T। ठीक है सर? रिवर्स में। फिर अपन ने एक और पढ़ा था, परिमित परावर्तन के लिए, परिमित परावर्तन के लिए, परिमित परिवर्तन कर देना भाई इसको, परिमित परिवर्तन। इसमें थोड़ा सा, और ये तो हो गया, स्मॉल डी का मतलब मैंने आप बताया था अवकलन होता है। ठीक है सर? स्मॉल डी का मतलब हो गया हल्का सा, अल्प परिवर्तन। और परिमित परावर्तन मतलब जितना परिवर्तन होना चाहिए उतने परिवर्तन के लिए क्या देखेंगे अपन, क्या लगा देते थे? झोंपड़ी लगाते थे, डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है सर? ये रिवर्स में था, ये अपन ने देख लिया भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? एंट्रोपी का गणितीय स्वरूप होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से उतारेंगे, ds बराबर dq अपॉन टी। ठीक है? परिमित परिवर्तन के लिए अपन क्या देखेंगे? ds किस में चेंज होता है? डेल्टा एस में, q अपॉन टी रिवर्स। ठीक है सर? इसको अपन, इस फॉर्मूले को अपन, जो क्या है एंट्रोपी का गणितीय स्वरूप है, इसको शब्दों में लिखेंगे अपन। तो शब्दों में किस तरीके से लिखेंगे? बड़ा ईजी है भाई, देखना ध्यान से। लिखिए, अतः तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय ढंग से
अवशोषित ऊष्मा, ऊष्मा क्या है इस पूरे इसमें अवशोषित ऊष्मा, क्यू रिवर्स, ठीक है सर, में परमताप कैपिटल टी का भाग देने पर एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस का मान प्राप्त होता है, डेल्टा एस का मान प्राप्त होता है या हो जाता है। ठीक है सर, समझेंगे अपन इसे। एंट्रोपी का गणितीय स्वरूप बताएंगे। किससे उठाया अपन ने फॉर्मूला, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से अपन ने उठाया डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। आप लेक्चर नंबर कौन से में सर, 19 में पढ़ के आ चुके हो। परिमित परिवर्तन होगा मतलब चेंज होगा, अच्छा खासा चेंज होगा, तो डी की जगह क्या लगा दिया, झोंपड़ी लगा दी जो डेल्टा एस कहलाती है। यहाँ से डी हट जाता है, क्यू अपॉन टी रह जाता है। ठीक है सर, अब इस फॉर्मूले को अपन ने शब्दों में लिखा भाई। अतः तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय ढंग से, यहाँ पर उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल डायरेक्शन, मतलब जो रिएक्शन आगे भी जाती है, जो रिएक्शन पीछे भी जाती है। सर ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा हो लेकिन उत्पाद से क्रियाकारक भी बन रहा हो। ठीक है सर, तो तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय ढंग से, उत्क्रमणीय ढंग किसके लिए यूज किया गया, इस रिवर्स के लिए। ठीक है, हाँ भाई चिल्ला भाई, तू भी चिल्ला, खूब चिल्ला भाई। यहाँ के कुत्तों को क्या है, जैसे ही वीडियो बनी वैसे ऐसा जोश आएगा भयंकर तरीके से। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, अरे मजा आ गया, चिल्लाता रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उत्क्रमणीय ढंग से, तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय ढंग से क्यू होता क्या है, अवशोषित ऊष्मा क्यू रिवर्स में परम ताप टी का भाग देने पर, कैपिटल टी का भाग देने पर क्या प्राप्त होती है, एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। इसी को शब्दों में लिखा है, तंत्र द्वारा उत्क्रमण ढंग से अवशोषित ऊष्मा क्यू में परम ताप टी का डिवाइडेशन मतलब भाग देने पर डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है सर, तो अपना हो गया एंट्रोपी का गणितीय स्वरूप। अब अपन कुछ स्टार पॉइंट लिखेंगे भाई एंट्रोपी के ऊपर। लिखिए भाई, पहला स्टार पॉइंट, पहला स्टार पॉइंट क्या है, एंट्रोपी की इकाई, एंट्रोपी की इकाई क्या होती है सर, जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स होती है। ठीक सर, एंट्रोपी की इकाई क्या होगी सर, जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स। सर आपने कैसे पता लगाया कि इसकी इकाई जूल केल्विन इनवर्स होगी, बेटा फॉर्मूला देखो, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एस का एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन टी। क्यू की इकाई, ऊष्मा की इकाई क्या होती है सर, ऊष्मा की इकाई जूल होती है। तो बेटा टेम्परेचर की इकाई क्या होती है सर, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं आप, तो टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। सर आपने तो केल्विन इनवर्स लिखा है, केल्विन लिखते ना, फिर बेटा टी नीचे है, जैसे ही आप नीचे वाली स्पीशी को पलट देते हो, ऊपर ले जाते हो, तो नीचे टी किसका है, प्लस का, तो केल्विन प्लस का होगा, लेकिन केल्विन को आपने ऊपर करा तो प्लस किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है सर, जूल में इकाई ये, कैलोरी में इकाई ये होती है। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखिए भाई, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन पढ़ के आए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब व्यापक तथा अवस्था फलन होती है। ठीक है सर, जो एंट्रोपी होती है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तथा
अवस्था फलन होती है। अतः इसकी इकाई मात्रा को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है सर। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तथा अवस्था फलन होती है, अतः इसकी इकाई मात्रा, इसका छोटी सी मात्रा मतलब इसकी इकाई का मतलब क्या होता है, एक मोल पदार्थ की मात्रा भी आप सम्मिलित कर सकते हो। उसके ऊपर भी डेफिनेशन बन सकती है, कैसे बनेगी वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इकाई मात्रा की बात हुई थी तो अपन लिख देते हैं भाई, एक मोल पदार्थ के लिए एंट्रोपी की इकाई जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स या कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स होती है जिसे मोलर एंट्रोपी भी कहा जाता है। ठीक सर। देखना भाई, बड़ा सिंपल सा स्टार पॉइंट है। एक मोल पदार्थ के लिए आप जानते हो सिंपल, इसको मत देखना, यहां से देखना। एंट्रोपी की इकाई आप क्या जानते थे, जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स अपन पढ़कर आए हैं। लेकिन यहाँ पर पदार्थ की ने वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, एक मोल। तो यहाँ पर एक मोल पदार्थ की वैल्यू इसने दे दी, क्वांटिटी इसने एक मोल दे दी, तो आप इकाई में क्या जोड़ दोगे, मोल की इकाई क्या होती है, मोल इनवर्स होगी। ठीक है सर। मोल की अपन ने मोल इनवर्स जोड़ दी, जूल केल्विन इनवर्स में क्या जोड़ दिया, मोल इनवर्स जोड़ दिया, कैलोरी केल्विन इनवर्स में अपन ने इधर भी मोल इनवर्स एड ऑन कर दिया। ठीक है, जिससे क्या बोलोगे आप, पहले तो एंट्रोपी बोलते हैं लेकिन मोल जुड़ा तो क्या हो गया सर, ये मोलर एंट्रोपी कहा जाता है ना भाई, सिंपल। ठीक है सर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, एंट्रोपी को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है। एंट्रोपी को अलग प्रकार से भी परिभाषित आप कर सकते हो। सर कैसे, देखिए भाई, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, किसी तंत्र की अव्यवस्था के माप को ही एंट्रोपी कहा जाता है। ठीक है सर। सिंपल सी बात है, किसी तंत्र की जो अव्यवस्था होगी उसका जो मापन आप करोगे उसे ही क्या बोलोगे, एंट्रोपी कह देते हो। ठीक है सर, ये तो आप पहले ही समझ कर आ गए। इसके नीचे लिखिए भाई, अब यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एक तो है व्यवस्थित तंत्र, दूसरा है अव्यवस्थित तंत्र। पहला है व्यवस्थित तंत्र और दूसरा है अव्यवस्थित तंत्र। और आप जानते हो यहां पर मैंने आपसे पूछा, सिंपल सी बात है भाई, यहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि एंट्रोपी बताइए किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन घूम जाना चाहिए कि जहां भी एंट्रोपी के नाम आ जाए वहां पर हमें अव्यवस्था ढूंढना है। तो जो व्यवस्थित होगा वहां पर एंट्रोपी की वैल्यू तो कम होगी, जो जहां अव्यवस्थित तंत्र होगा वहां पर एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होगी।
ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट लाइन आज के लेक्चर की, जो डेल्टा एस पूर्ण मतलब जो एंट्रोपी में परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड का, एंट्रोपी में एस को एंट्रोपी बोलते हैं, डेल्टा को परिवर्तन, पूर्ण मतलब पूरे ब्रह्मांड का। कैसे बनेगा? ब्रह्मांड में आपको दो दो बताई थी भाई, पूरे यूनिवर्स में आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो तंत्र होता है और एक परिवेश होता है। तो क्या क्या आएगा डेल्टा एस में? क्या आ जाएगा? एक तो तंत्र की एंट्रोपी में परिवर्तन प्लस डेल्टा एस परिवेश की एंट्रोपी में परिवर्तन। ठीक है सर, अगर आपको पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन निकालना है तो आप क्या करोगे? तंत्र की एंट्रोपी परिवर्तन और परिवेश की एंट्रोपी परिवर्तन निकाल लोगे, वही आपकी पूरी विश्व की, पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाएगा। ठीक सर, तो ये अपने आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।